आदाब नाजरीन, दूरदर्शन उर्दू में आज एक ख़ास पेशकश के साथ मैं शीबा असलम फ़हमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। भारतीय फ़ौजों के चंद बहुत उजागर कारनामों में से एक 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक है। ये हमारी सियासी होशमंदी और फ़ौजी जुर्रतमंदी दोनों की ज़ामिन है। इस सर्जिकल स्ट्राइक से हमने दुनिया को और ख़ित्ते में भी, बर्र-ए-सग़ीर में भी ये एक सीधा पैगाम दिया कि हम सिर्फ ज़ख्म अपने सहलाने के लिए नहीं, ज़ख्म देने के लिए भी तैयार हैं और जब भी ज़रूरत होगी तो हमारे फ़ौजी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए आपका तारुफ़ करवाएं आज के तबसरे में शिरकत करने वाले मेहमानान ख़ुसूसी से। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल साहब, जिन्हें सदर जमहूरिया ने 2 बार सेना मेडल से नवाजा है। आप गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं और विदेशों में भी मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे अपनी सेवाएं सरअंजाम दे चुके हैं। हमारे बीच हमारे दूसरे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब रिटायर्ड कर्नल हर्षवर्धन शर्मा साहब। इनका ताल्लुक़ महार रेजिमेंट से है। इन्होंने अरसे दराज तक कारगिल, सियाचिन और बांदीपुरा जैसे इलाक़ों में अपनी ख़ुसूसी सेवाएं दी हैं। आज आप दोनों से हमारी एक तवील बातचीत होगी। 2016 कैसे हुआ, उसके क्या असर रहे हमारे समाज पर। अग्रवाल साहब, आपकी नज़र में ये एक बड़ी सियासी कामयाबी भी है, फ़ौजी तो ये है ही है, आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसके पहले जो भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, उनमें चंद मोटे फ़र्क हैं। सबसे पहला कि पहली बार सियासती तौर पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मलकियत ली, ओनरशिप ली कि हाँ, इस मुल्क ने ऐसा किया। यह पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरा मोटा फ़र्क ये है कि जो पहले भारतीय फ़ौज घुसपैठ की कार्रवाई करती थी, वो एक छोटे से इलाके पे होती थी। ये जो कार्रवाई की गई, ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा के मगरबी बॉर्डर पर कार्रवाई की गई। और तीसरा फ़र्क ये है कि अब तक हमारा मगरबी पड़ोसी देश और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुल्क सब जानते थे कि यदि भारत पर कोई हमला इस तरीके का होता है तो भारत का प्रतिक्रिया का, रिएक्शन का, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इस बार आपको याद करा दें और आपके थ्रू जो हमारी ऑडियंस है उनको याद करा दें कि ये एक रिएक्शन था। 10-12 दिन इसके पहले ही उड़ी में जो सरहद पार के दहशतगर्दों ने गलत कार्रवाई की थी। तो इस बार जो हमारा रिएक्शन रहा, इससे प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स एकदम टूटा। और इस प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के टूटने से ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शुरू में हैरानियत और बाद में सहमति का प्रदर्शन सामने आया। यानी कि हमने एक साफ मैसेज दिया कि हम सीधे से तो जंग कर ही सकते, प्री एम्प्टिव एक्सरसाइज में भी जा सकते हैं जी। तो ये एक बहुत नुमाया जिसको हम कहते हैं कि दफ़ाई पॉलिसी है और इसको हम चेंज के तौर पे भी देख सकते हैं जी। आपके ख्याल से क्या आइंदा भी हम इसके लिए मशवरा कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी हमने देखा है चीज़ें ज़्यादा बदल नहीं रही हैं। मौक़े वारदात के तुरंत बाद जो सरकारी बयानात आए थे, उनमें इस सवाल का सही जवाब दिया गया है और ब्रीफली वो जवाब इन 2-3 चीज़ों पे आधारित है। नंबर 1, भारत वो करेगा जो भारत सही समझता है। शर्मा जी, आपकी तरफ आते हुए मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी फ़ौजों की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है और जो उनकी हिम्मत है, उसके लिए हमारी सियासी क़यादत कितनी ज़िम्मेदार है? आपको क्या लगता है, क्या मैसेज मरकज़ से जाता है जिसकी वजह से हमारी
बड़ी खुसूसी इस तरह की जो कारकर्दगी है वो इतनी कामयाबी से सामने आती है। सियासत का इसमें रोल बताइएगा। शिबा जी, आपको और सभी सुनने वालों को आदाब। और मैं दूरदर्शन उर्दू का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो पराक्रम पर्व हम सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर मना रहे हैं, उस पर जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सियासी जो बात आपने की कि इसको एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। केवल कारगिल दिवस और विजय दिवस, जो कारगिल दिवस कारगिल की युद्ध के बाद और 16 दिसंबर जो है विजय दिवस बांग्लादेश की लड़ाई जीतने का जो जश्न है, सिर्फ यही मनाया जाता था। जी। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के लिए कभी पर्व मनाना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी। और आज जो मेरी जानकारी है कि सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर जगह पर इसको एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। तो ये सियासी एक पॉजिटिवनेस है, इसीलिए इसको पर्व की तरह मनाया जा रहा है। यानी फौज और नागरिकों के बीच में एक तालमेल और दोनों के मकसद, राष्ट्रीय जो मकसद हैं वो एक हैं, इसका एक साफ मैसेज दिया जा रहा है। ये पर्व एक ऐसा मैसेज है जो पूरे देश के युवाओं को, बच्चों को, सभी नागरिकों को फौज के नजदीक लाता है जी। कि ये लोग क्या काम करते हैं, क्या इनको मुश्किल आती है और कितनी वीरता दिखाते हैं, कितना शौर्य दिखाते हैं, कैसे ये विजय प्राप्त करते हैं। कि जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ब्रिगेडियर साहब ने बताया, अब सोचिए 200 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक करना। पहले जो भी इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं वो आमतौर पर बॉर्डर पर ही थे, और इतना भीतर घुस के दुश्मन को मार के आना और सही सलामत वापसी करना बिना किसी नुकसान के। एग्जैक्टली, दैट शोज द प्रिपेयर्डनेस जो आपने बात की, दैट शोज द मेटिकुलस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, एक एक छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखा गया, कैसे जाएंगे, कैसे एक्शन लेंगे, कौन से हथियार ले जाने हैं, कौन कहाँ जाएगा और फिर वापस कैसे आएंगे, एक्सफिल्ट्रेशन कैसे होगा जी। इस टाइप के ऑपरेशन में इन्फिल्ट्रेशन, ऑपरेशन और एक्सफिल्ट्रेशन मुख्यतः ये चीजें हैं। तो उसकी सोचिए कितने बड़े लेवल पे और कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई होगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक ये डिटरेंट के तौर पे कितनी इफेक्टिव है? अब तक हमने जितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और अलग अलग बॉर्डर्स में की हैं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं की है, उस पर आपको क्या लगा है कि कितना सक्सेस रेट है? हमारा मकसद पूरा होता है क्या उससे? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम 200 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, ब्रेड्थ पे गए अंदर, 200 किलोमीटर अंदर नहीं गए। तो ये चीज़ हमारे दर्शकों को स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए। अब आपके सवाल पे आते हुए कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक एक डेटरेंट थी, है या नहीं? है, इसलिए कि आज किसी दुश्मन को ये इल्म नहीं है कि हमारी सियासती नेता अपनी फौज को क्या हुक्म देंगे, जो उनका जवाब अंदाज देने का एक स्पेक्ट्रम होता है, वो उसको बढ़ा के यहाँ तक ला चुके हैं। इसका प्रमाण दिया है, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भी ले आ सकते हैं। इट विल बी अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन एट हैंड। इसका मतलब पहले ये था कि हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा करेंगे, एक प्रिडिक्टेबिलिटी थी जो कि वॉरफेयर के अंदर बहुत ही घातक होती है। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, कि मैं कब, कहाँ से, कैसे वार करूँगा। तो हम इकोनॉमिक रिप्लाई देंगे, हम पॉलिटिकल रिप्लाई देंगे, ये एक मिलिट्री रिप्लाई था, हम सारे मिल के जवाब देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट रहा है, क्योंकि भारत देश ने ये प्रदर्शन करके साबित कर दिया है कि हम एक डिसाइसिव मेजर डिसीजन से पीछे नहीं हटने वाले, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोई क्रिटिसिज्म, कोई निंदा इस विषय पे नहीं हुई है। मैं आपसे मुखातिब हूँ कर्नल साहब कि हम ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस देखते हैं और रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में हम बड़ी ख़बरें आती हैं सरहद की तरफ से। उस वक्त में जब हमें नुकसान उठाना पड़ता है
और उस वक्त में जब सियासी किसी भी तरह की सियासी सरगर्मी नहीं हो रही होती है, हम देखते हैं कि फ़ौजियों के हवाले से बड़ी हैबतनाक खबरें आती हैं। ऐसी सूरत में क्या उनके फैमिलीज़ को लेकर के, उनके अपनों को लेकर के हमारे फ़ौज के इदारे के अंदर कोई मैकेनिज़्म है जो उन्हें संभालता हो, जो उनका ट्रॉमा मैनेजमेंट करता हो, जो उनको फाइनेंशियली रीइस्टैब्लिश करता हो समाज में? इस तरह की कारकर्दगी क्या हमारी फ़ौज के अंदर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और फ़ौज में एक अपॉइंटमेंट होता है एडजुटेंट जनरल, जी, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं और सेना अध्यक्ष को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। जी, उनके अंदर ये पूरी व्यवस्था है, उनके जो सिस्टम है, जी, इस प्रकार की जो कोई घटना होती है तो परिवार को हर प्रकार से जो है सहायता दी जाती है, उनका जो है देखभाल की जाती है। अच्छा, और उनको जो है फाइनेंशियल पूरे बेनिफिट्स दिलाए जाते हैं। अच्छा, जब तक उनकी सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक वहाँ पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो ये इंश्योर करता है ओके, कि उनको हर प्रकार की मदद जो चाहिए वो मुहैया कराई जाए। सर्जिकल स्ट्राइक आज सिर्फ फौजियों तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अब इस बारे में आम जनता भी चर्चा कर रही है। आपको क्या लगता है कि इससे क्या हमारे समाज में फौजियों के साथ हमआहंगी बढ़ेगी? हम एक मिशन, एक विजन पर जा सकेंगे? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, जो देशभक्ति है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना डिस्प्ले फोटोग्राफ जो डीपी है जी, वो तिरंगा लगा के और देशभक्ति खत्म हो जाती है। जी, क्योंकि सरकार की और फौज की दोनों की कमी है जी, कि वो फौज को के बारे में बताते ही नहीं है। जी, तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि इनको क्या सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, किन मुश्किलों में ये काम कर रहे हैं, जब इस प्रकार के पर्व होंगे, ऐसी चर्चाएं होंगी जिसके विषय में जब हमारी जनता और जो पूरे देश के लोग जानेंगे तो जरूर उनके अंदर अपने देश के प्रति एक गर्व की भावना आएगी कि ये हमारी फौज है। ब्रिगेडियर साहब, आपने विदेशों में भी सेवाएं दी हैं जी, और विदेशों में हमारी सेना को लेकर के एक बहुत फील गुड फैक्टर है जी, और उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी सिंसेरिटी को लेकर के वो प्रिफर की जाती है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी। जी। आपको क्या लगता है, ऐसी सेना जो कि बाहर के मुल्कों में भी बुलाई जाती है बहुत बाइज्जत तरीके से, उसको लेकर के क्या भारत देश में हमारी समाज के साथ हमआहंगी ठीक है या उस पर हमें अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, देश को बनाने और विकसित करने में फौज का ताउन जो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको थोड़ा पब्लिसाइज करना है और बढ़ाना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे आप यूएन मिशंस में लें, जहां अव्वल दर्जे का नाम कमाया जी, अनेक भारतीय सैनिक टोलियों ने, क्या हमने बाहर मुल्कों में भी सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा हम रहे हैं? इस तरीके से बाहर के मुल्कों में जो यूएन के संग करते हैं उनको क्रॉस बॉर्डर नहीं है वो, और वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कही जाएंगी। लेकिन जो काम है जी, ये एक रेड की तरीके से काम है कि आप घुसपैठियों के तरीके से कहीं गए, वहाँ आपने कुछ हरकत की और आप चुपचाप वापस आ गए। ये फौज की तालीम और तरबियत का एक हिस्सा है। अच्छा, तो दूसरे मुल्क भी सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे हैं, ये कब कब? देखिए, अमेरिका ने जो उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाया, जी, वो एक मोटी सर्जिकल स्ट्राइक ही तो थी। बेशक, बेशक, बेशक। तो सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से अब हम इसको अपनी फौजी जो रणनीति है उसका एक मुस्तकिल हिस्सा मानते हैं, और बल्कि अभी हमने एक बड़े अधिकारी से सुना कि हमें प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है और हम दोबारा ये कर सकते हैं। तो ये जो प्रिपेयर्डनेस है, ये क्या अब लगातार हमारे पास अब ये है? देखिए, ये डंका बजाना कि हम दोबारा कर सकते हैं, ये इस तरीके की धमकियां हमारे बड़े ताकतवर भारत देश को शोभा नहीं देती। बहुत खूब। इसमें एक कहावत है, कहनी नहीं करनी। ठीक है, जो हम करके दिखा रहे हैं और जुबान पे लगाम दें, इसमें सरप्राइज फैक्टर जो है वो बहुत अहम होता है। अपना हमें उसको सरप्राइज डाइल्यूट बना नहीं रहे। करना है। हम जो कर सकते हैं वो काबिलियत हमें मालूम है, जी। हमारे सियासी नेताओं को मालूम है। जी। तो ये चीज़ के बारे में ज़्यादा बयानात और ज़्यादा चर्चा कि हम कर सकते हैं और हम ऐसा करेंगे और फलाना,
ये नेशनल इंटरेस्ट को मेरे ख्याल से बढ़ाती नहीं है। जी करना जब मौका आएगा जी तो हमारे राजनीतिक नेता, सियासी नेता और हमारे फौज के वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ मिल के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब मिल के एक डिसीजन लेंगे और वो जो भारत डिसीजन लेगा, भारत उस निर्णय को अंजाम देगा, उन मंसूबों को अंजाम देगा। इनके बारे में ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत ही एक्सपर्टीज का काम है और जिस तरह से अब तक भारतीय सेना ने ये किया है और जो आखिरी 2016 की स्ट्राइक है उसमें आप देखें कि ज़ीरो लॉस में, ज़ीरो कोलेटरल डैमेज में हम बखूबी वापस आए हैं। और इतना अच्छा, अंदर जाकर के इतना वापस आए। अंजाम देने के, इतना अच्छा अंजाम दिया कि आप शक करने लगे। पुरी में जो हुआ उसका माकूल जवाब दिया गया है बिल्कुल और वो सही। डिटरेंट के तौर पे वो याद रखेंगे, दोनों पक्ष याद रखेंगे। उससे ज्यादा ऐसी- जी। शिवा जी, अपनी फौज का कितना मनोबल बढ़ा। आप ये सोचिए, जी, जी। उस समय मनोबल उरी के हताशा, बाद, उरी के बाद हताशा आ गई थी कि उस क्या हम हताशा यही के बर्दाश्त करते माहौल रहेंगे। को खत्म करने में बेशक। इस स्ट्राइक ने बहुत बड़ा रोल बड़ा। अदा किया है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि फौज के अंदर से इस तरह की स्ट्राइक्स को लेकर के आपको किसी एक इलिटिज्म है क्योंकि ख़ास फोर्सेस करती हैं और उनको लगता है कि बाकियों को भी मौका मिले, क्या कोई जुनून, क्या कोई उत्साह इस तरह का दिखा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ टुकड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे पैरा कमांडो है, पैराज हैं, जिनको विशेष तौर पर कुछ कार्य के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन जी उनके अलावा सभी इन्फेंट्री बटालियन जो हैं और जो राष्ट्रीय राइफल बटालियन हैं, हम सबको ट्रेनिंग मिलती है। ओके हम सब ने, जो हम बैठे हैं दोनों लोग, हमने कमांडो कोर्स किए हुए हैं, जी हम सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है और ये कहना कि प्रिपेयर्डनेस शुरू से प्रिपेयर्डनेस है। इसी वजह से भारतीय सेना इतनी प्रिय है विदेशों में भी। देखिए, भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रिय होने का एक अहम कारण है भारतीय सेना का प्रोफेशनलिज्म, जी भारतीय सेना का सियासी मामलों में दखल ना देना, बहुत खूब। और तीसरा ये कि इम्तियाज कम होने के बावजूद रॉ करेज, बहादुरी का एक बेहतरीन बेमिसाल एग्जाम्पल देते हुए भी भारतीय सेना ने अपने विदेशी टास्क, चाहे वो यूएन के अंदर हों, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल मिलिट्री कॉम्पिटिशन्स लगातार होते रहते हैं, हर बार भारतीय सेना अव्वल दर्जे का उसमें परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करती है। फर्स्ट सेकंड आती है, कैम्ब्रियन पेट्रोल होता है, जी यूके करता है, और सैन्य अभ्यास जो हम करते हैं यहाँ भारत सो में। दी हमारे विदेशी प्रियता का कारण है प्रोफेशनलिज्म, जी नॉन इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, जी टू डिलीवर रिजल्ट्स डिस्पाइट सिवियर कंस्ट्रेंट्स। जी माली तकलीफ़ें, कमियों के बावजूद जो सियासत चाहती है वो नतीजा अपना खून देके, जान देके, शहीद होके भी दिया है, और इसका कारगिल से बढ़िया नमूना कोई नहीं मिलेगा, सियाचिन से बढ़िया नमूना कोई नहीं मिलेगा। और तमाम एक चीज और कुर्बानियां देने इसमें के छोटी सी बावजूद, मैम, जी, एक जी, पॉइंट फरमाइए। और क्यों प्रिय है, जी, क्यों जी। प्रेफरेंस देते हैं, ऑफिसर लेड है। हाँ जितने ऑपरेशन है जी उसमें खुद जो अधिकारी हैं, जी। ऐसा कई सेनाओं में नहीं है। अच्छा आप कारगिल में देखिए, जो हमारा जो ऑफिसर और बाकी लोगों का जो एक कैजुअल्टी रेशियो है, जी। वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। कारगिल से मुझे ख्याल आया कि वहाँ पर हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो बहुत अजीम हैं और वो बहुत दिक्कत तलब सिचुएशन थी क्योंकि वो ऊंचाई पर थे और हम नीचे से थे, हमें एस्केलेट करना था, वहाँ तक पहुँचना था। जी। कारगिल हमारी जो नेशनल लाइफ है उसमें एक बहुत नुमाया तारीख़ है। आपको क्या लगता है, क्या कारगिल से सीख करके हम यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली मैं कारगिल से सीखा, सबने सीखा। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कारगिल में मीडिया ने जो रोल किया जी कि आप पूरी वॉर को आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम तक लेके आ गए। जी नहीं तो ये इस प्रकार की जो ऑपरेशन है पहले भी हुए पर किसी को पता ही नहीं चलता था। जी तो एक तो मीडिया का रोल एक बहुत अच्छा रोल रहा उसमें, जी। और दूसरा बिल्कुल उसमें सीखा, जी। जो जिस प्रकार के जितना मुश्किल काम को अंजाम दिया जी। उससे सीख के बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। जी। उस समय कुछ जो कमांडिंग ऑफिसर जो ज़्यादा उम्र के थे,
अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में 15-16 वर्ष की सर्विस के बाद आप बटालियन कमांडर बन जाते हैं। पहले नहीं तो 20-22 साल की सर्विस में बनते थे। तो ये कारगिल की लड़ाई से ही सीखा है और उसको फौज में इम्प्लीमेंट किया गया है उन रिकमेंडेशंस को। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइए कि बर्रे सगीर की सबसे बड़ी सियासी ताकत भी हम हैं और फौजी ताकत भी हम हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ ये इसका लिहाज बहुत तरीके से रखा जाता है कि ताकत और अक्ल में कभी आपस में तजाद ना पैदा हो, अक्ल हावी रहे ताकत के ऊपर, और इसीलिए सियासत जो है वो तय करती है और सियासत की ताबेदार हमारी फ़ौज रहती है। वो अपने जुनून में किसी भी नुकसान के हवाले से अपने जुनून में कुछ नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ी संजीदगी और मैच्योरिटी की बात है जी। आपको बेशक। हाँ, तो ये जो हिकमत अमली है, जो ताकत और हिकमत साथ लेकर के चलने की, ये सिर्फ फौज की देन नहीं हो सकती। इसमें हमारी सियासी लीडरशिप की जो आप 70 सालों की जो मैच्योरिटी है, ये उसका आप कितना रोल देखते हैं? जाहिर है हमारी फ़ौजें बिल्कुल अहल हैं कुछ भी कर सकने में इस बर्रे सगीर की हद तक। मैं इसका एक नेगेटिव एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। मैंने इसीलिए मिस एडवेंचर कहा, क्योंकि जो तैयार भी नहीं होते हैं वो मिस एडवेंचर हमारे साथ करने की जुर्रत करते हैं। आमूमन हर मुल्क के पास अपनी जान सलामती के लिए एक फ़ौज होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जी। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, कई हलकों में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान फ़ौज के पास एक मुल्क है। देखिए, ये बिल्कुल सही है जी। कि हम अपनी तलवार तेज़ रखें, वो तलवार फ़ौज है, और तलवार को कब और कहाँ चलाना है ये एक सियासती निर्णय है, और उस निर्णय पे पहुंचने के लिए जो प्रोफेशनल एडवाइस हमारे नेताओं को चाहिए वो लेते हैं, लेंगे, दी जाती है और दी जाएगी। ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान में ये उनकी सेंट्रल पॉलिसी का हिस्सा है, ये मरकजी पॉलिसी है, इसके इर्द गिर्द उनकी सियासत है। हमारे यहाँ इसके इर्द गिर्द उनकी सियासत नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वो जो एक ऐसा मुल्क जहाँ फ़ौज हर शोबे पे हावी है और वो फॉरेन पॉलिसी पे भी हावी है, दफ़ा पे भी हावी है, उसको हाथ में अगर सब कुछ रहेगा तो वो वही होगा जो वहाँ होता है, और मिस एडवेंचर्स होते रहेंगे, नुकसानात होते रहेंगे, और जिसको हम तजलील कहते हैं कि कौमी तजलील का शिकार वो लोग होते रहते हैं। हमारे यहाँ ये फ़र्क है, और इसी के साथ मैं आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने इस बहुत अहम मौजू पर यहाँ आकर के हम लोगों को बारीकियों से समझाया और भारतीय फ़ौज की अज़मतों को बताया कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इस मुल्क से बाहर भी उनकी एक इज़्ज़त है, उनका एक नाम है, और वो हर जगह सराहे जाते हैं। 2016 की इस आज की याद को हम ताज़ा करते हुए अपनी फ़ौजों को सलाम करते हैं। दूरदर्शन उर्दू की जानिब से आज की हमारी ये तश्कील यहीं ख़त्म होती है।